ग्रुप में मैसेज कर दिए आप लोग? यस सर। ओके। Shall I start the lecture? Yes, sir. सर्वाइवल एनालिसिस। सर्वाइवल एनालिसिस का मतलब क्या होता है बेटा? जिसे आपके पूरे अर्थ में, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी इंडिविजुअल्स है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो है डिवाइडेड है आपका आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स में, और दूसरा बेटा जिसमें जान होती है, उसे हम किस चीज, उसे हम क्या कहते हैं? Mortal? नहीं, immortal. नो, Sorry, living things. लिविंग थिंग्स, है ना, होती है ना। आपके पूरे यूनिवर्स में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनको आप कैटेगराइज करोगे तो दो पार्ट में आपको मिलेंगे। एक तो आर्टिफिशियल जिसमें जान नहीं होती, और दूसरे जिसमें जान होती है ना। Yes, sir. अब एक बात बताओ, लिविंग थिंग्स में जान होती है, इसका तो हम सर्वाइवल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। लिविंग थिंग्स में आपके बहुत क्या क्या आ जाते हैं? ह्यूमंस आ जाते हैं और एनिमल्स आ जाते हैं, है ना, एटसेट्रा। लेकिन बेटा आर्टिफिशियल में भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम सर्वाइवल एनालिसिस पढ़ेंगे। जैसे आपके मशीन्स हो गए। सर्वाइवल का मतलब होता है कि वो इनका फंक्शनिंग, इन सर्वाइवल एनालिसिस वी हैव टू स्टडी अबाउट देयर फंक्शनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो आर्टिफिशियल में मशीन्स आ जाते हैं, मशीन्स में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे आप रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो उसमें आपके कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका वो जो फंक्शन करता है। तो हम कभी कभी देखते हैं कुछ मशीनें शुरुआत में बहुत अच्छा चलती हैं, फिर बीच में थोड़ा सा दिक्कत आती है, फिर कभी कभी क्या होता है, खराब हो जाती है। तो एक t इज इक्वल टू, जैसे मान लो अगर टाइम लो 0, स्टार्टिंग में मशीन बहुत अच्छा चलेगी, फिर कुछ समय बाद उनका जो वो होगा, उसमें कुछ खराबी आएगी। हाँ, मान लो एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं कोई, कैपिटल टी, है ना। तो हम देखते हैं कि मशीनों का, जो मशीन होती हैं चलती रहती हैं, तो उनका कुछ समय बाद वो सरवाइव नहीं कर पाती, बंद हो जाती है। तो इस जो आपका ये बेटा, आपका जो
आपका जो ये 0 से लेके ये जो इंटरवल है आप देख रहे हो 0 से लेके t टाइम तक, और आपको पता ही है कि अपना जो टाइम होता है ये कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है ना, कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। तो 0 से टाइम t एक पर्टिकुलर टाइम है, हमने इंटरवल ले लिया, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, जो ह्यूमंस है जिनमें जान है, लिविंग थिंग्स, और जिनमें जो है बच्चों मशीनों में भी जो फंक्शनिंग करता है, उनके फंक्शन की हम क्या करेंगे, वो मेजर करेंगे। सर्वाइवल वो कहाँ यहाँ तक सर्वाइव कर पा रहे हैं, यहाँ तक कर पा रहे हैं या पूरा कर पा रहे हैं, और उनके सर्वाइवल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, और इनका जो है हजार्ड क्या है कि नहीं। तो ये सर्वाइवल इसमें 0 से आपका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक का इनका क्या है पूरा, ये सब कुछ होते हैं इसमें। सर्वाइवल एनालिसिस में कुछ होते हैं क्वांटिटी, जैसे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो होता है सर्वाइवल होता है ना। सर्वाइवल को आप लोग रिलायबिलिटी से भी आप नाम सुने होंगे सभी लोग, और इसमें एक क्वांटिटी होती है हजार्ड होता है ना। और हजार्ड का एक और फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव हजार्ड, ठीक है। और इसमें आप लोग सुने होंगे कुछ लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, है ना। लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इसको हम लोग एफ एक्स से डिनोट करेंगे लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को। और एफ एक्स का जो क्यूमुलेटिव होगा वो हम लोग एफ एक्स से, कैपिटल एफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा, उससे आप लोग समझिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको हजार्ड या मोर्टेलिटी चेक करना है, मोर्टेलिटी का मतलब होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, है ना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई मतलब डिजीज है होने का, या इसको हम टोटल टोटल मान लेते हैं, हजार्ड मान लेते हैं इसको। तो बच्चों जो हजार्ड है, अगर आप इसको जब प्लॉट करोगे एक टाइम इंटरवल में, तो आप देखना इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। जैसे मान लो ये आपका 0 है, ये आपका t है। मैं इसको थोड़ा सा इसको कुछ नाम दे देता हूँ। मान लो यहाँ पे अपना क्या है टाइम, वो ये 5 ईयर है, और ये मान लो 50 ईयर है, और ऊपर हमारा क्या है, हजार्ड है। मतलब हजार्ड मतलब जैसे कोई ऐसी घटना जो अच्छी ना लगे, जो दिक्कतें पैदा करती हूँ, है ना। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि एक ह्यूमन को आप ले लीजिए, ह्यूमन का पूरा लाइफ टाइम ले लो, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ह्यूमन पैदा होता है तो 0 से 5 ईयर के बीच में बेटा जी उनके ऊपर बीमारियों का अटैक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है कि नहीं, बताइए। बताइए बेटा जी सभी लोग। 0 से 5 ईयर्स के बीच के जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे जिसे कहते हैं, और फिर उसके बाद उनके 5 साल के जो इंटरवल होता है, उनके बीच में उनके ऊपर बीमारियों के अटैक होने की हाँ प्रोबेबिलिटी सर, होती है ना। तो हजार यहाँ पे क्या होगा, सबसे मैक्सिमम हो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया ये पॉइंट हमारा सबसे मैक्सिमम, तो जैसे जैसे ईयर कम होगा बेटा उनका कम होता जाएगा, है ना, 5 साल तक, ठीक। फिर उसके बाद बेटा 5 के बाद उनके ऊपर बीमारियों का असर होना बंद हो जाता है ना। मतलब 0 से 5 ईयर साल के जो बच्चे होते हैं वो काफी वल्नरेबल होते हैं, और उनके ऊपर बीमारियों का अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसलिए हमने हजार्ड मान लिया, और उनके मरने की पॉसिबिलिटी भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक। और फिर उसके बाद बेटा जब उनकी उम्र 5 से अब क्रॉस करने लगती है, 5 ईयर के बाद से हम देखते हैं उसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि
5 से 50 का जो समय है वो स्टेबल रहते हैं, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो फिर 50 के बाद फिर बीमारियां उनके ऊपर अटैक करने लगती हैं, तो फिर उनका धीरे धीरे हजार्ड क्या होता है बेटा, धीरे 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 क्या होता है, बढ़ने लगता है ना। तो आप लोग देख रहे हो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये पूरा आप ग्राफ देखो, ये किसी बाथ टब की तरह लग रहा है, बताइए। ये जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ देखना जरा, ये बाथ टब की तरह लग रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये जो आप बाथ टब देख रहे हो ना, लाइफ टाइम में ऐसे ही ग्राफ बनता है हमारा, ठीक है। लाइफ टाइम सर्वाइवल एनालिसिस में हमारा जो हजार्ड का जो ग्राफ है वो इसी तरीके से बनेगा। आप कभी कभी देखोगे इसका ग्राफ बेटा, जैसे ये तो मैंने पूरे टाइम इंटरवल के लिए बता दिया, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर ग्राफ ऐसे दिया है, जैसे मान लो T1 है, ये 0 है, तो ग्राफ अगर मान लो दिया है आपका ऐसे, तो ये भी किसका ग्राफ है, हजार्ड का ही ग्राफ है, ठीक है ना। और अगर मान लो ग्राफ आपको दिया है टाइम T1 T2 ले लो, और ग्राफ मान लो दिया है कंटिन्यूअस यहां से बन रहा, इंक्रीज कर रहा, तो ये भी किसका फंक्शन है, हजार्ड का। हो सकता है कि आपका ग्राफ 2 पॉइंट अगर ले लो T1 और T2, इनके बीच अगर दिया है स्ट्रेट लाइन, है ना, तो ये भी किसका फंक्शन है, हजार्ड का फंक्शन है, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, किसका ग्राफ है, हजार्ड का। तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हैव डिफरेंट डिफरेंट हजार्ड फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग बेटा आपको हम बताएंगे कि हजार्ड निकलता कैसे है, इनका फार्मूला क्या है, और सर्वाइवल फंक्शन का क्या फार्मूला है, हम आज आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मान लेते हैं कि टी हमारा एक वेरिएबल है जो फॉलो क्या कर रहा है, एक सर्वाइवल फंक्शन फॉलो कर रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, जिसका पीडीएफ कितना है, पीडीएफ क्या है, एफटी, ठीक है। इसका पीडीएफ क्या है, एफटी, है ना। तो बेटा इसका इसका जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफटी dt, है ना। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या हो जाएगा, ft, कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू, जो आपका t का जो रहेगा, t का जो आपका रेंज रहेगा रियल नंबर पे, आप वो ले लेना, ठीक है। और इसमें बेटा आपका जो सर्वाइवल फंक्शन है उसको हम लोग st से डिनोट करेंगे अपने इस लेक्चर सीरीज में। st की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, वो क्या होता है कि ये जो आपका वेरिएबल है ये किसी पर्टिकुलर टाइम को क्रॉस कर जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो आपका टाइम आपको दिख रहा है सर्वाइवल टाइम वेरिएबल, ये कोई पर्टिकुलर टाइम को क्रॉस कर जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो एक कोई इंडिविजुअल है ना, और अगर हम लोग निकालना चाहे कि अगर वो 60 ईयर्स क्रॉस करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये क्या देता है हमको, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी देता है ना। ये हमको क्या देगा, जैसे ये हमारा टाइम है, ये 60 ईयर्स क्रॉस करे, तो ये कोई बंदा 60 ईयर्स को क्रॉस कर जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी या रिलायबिलिटी, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको, आप लोगों को बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो यही से आपका बनता है ये सारी चीजें। और बच्चों एक बात बताना, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको आप लोग कैसे लिख सकते 1 हैं, minus ft, p t लेस देन आर इक्वल टू t, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इस पूरे फंक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना।
यहाँ पे टाइम ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि ये इस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट के क्रॉस ना कर पाए, इससे ज्यादा ये न जी पाए, तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा जो एफ है बेटा, एफ जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि इस पॉइंट के बाद कोई भी मशीन या कोई भी आदमी इस पॉइंट को क्रॉस ना कर पाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बताओ एक बात, तो ये जीने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है या मरने की। कैपिटल एफ टी जो हमारा क्यूमुलेटिव फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये मरने की। मरने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है या जीने की। मरने की सर। मरने की है ना, तो इसीलिए इसको कौन सी प्रोबेबिलिटी बोलेंगे हम लोग, बताइए। जैसे ये तो जीने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा, ये जीने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, इसलिए इसको हम सर्वाइवल बोलते हैं, है ना, बताइए, या रिलायबिलिटी बोलते हैं। और ये मरने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो इसको हम इसमें क्या नाम देंगे बताइए। फेलियर। हाँ, फेलियर बोल सकते हैं। और कोई अच्छा नाम बताइए जिसे जो थोड़ा सर्वाइवल से रिलेटेड हो। मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब तो अमर हो गया ना जी। हाँ वही ना सर, उसको तो सर्वाइवल को मॉर्टल बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, मॉर्टल का मतलब वो तो कभी मरेगा नहीं यार, टी इज इक्वल टू आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो केवल भगवान लोग ही जिंदा रहते हैं, या फिर जो हमारे हिंदू धर्म में अश्वत्थामा करके उनको कृष्ण भगवान ने उन्हें एक वो दिया है, श्राप दिया है कि तुम कभी मरोगे ही नहीं। इस युग में तो वो मरेंगे ही नहीं, तो वो अभी भी जिंदा है। उनके लिए टी क्या है, हमारा इनफाइनाइट है ना। लेकिन बाकी इंसानों के लिए टी इनफाइनाइट तो नहीं है, उनका तो 50 में काम हो जाता है, इसके बाद इनको जाना ही है किसी भी हाल में। 50 या ज्यादा से ज्यादा 10, ये बहुत होते नहीं है, ठीक है। इंसान बहुत लंबा जीता नहीं है, बस मुश्किल से उसकी जिंदगी अगर हम एवरेज निकालो तो वो 25 साल जिंदा रहता है। बाकी और जो, जैसे अगर कोई आदमी 70 साल जिया है, तो समझ लो वो कितने साल जिया है, 25 साल। बाकी बाकी 45 साल तो वो सोता ही रहता है, समझ रहे हो। 45 साल वो सोता ही रहता है, केवल 25 साल उसके उम्र के प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं जो वो कुछ इस धरती को दे सकता है। बाकी 45 साल वो सोता ही रहता है। चाहे जब लड़का रहेगा तो दिमाग काम नहीं करेगा, 0 से लेके 20 साल के बच्चों के पास क्या होता है, दिमाग, कुछ भी नहीं होता है कि नहीं। और जैसे ही जो है 50 क्रॉस करेंगे, बीमारियां अटैक करने लगती हैं। तो ये सब सारी प्रॉब्लम होती हैं इसमें, ठीक है बेटा जी। समझ में आ रहा है कुछ नया नया चीज। यस तो सर। हाँ सर, इसको डेथ रेट बोल सकते हैं। रेट अलग चीज होती है बेटा, फंक्शन अलग चीज होती है। रेट अभी बताते हैं आप लोगों को, रेट और रेशियो में डिफरेंस भी बता देंगे अभी, ठीक है। आप लोगों को रेट अभी पता नहीं है शायद, रेट और रेशियो अभी बता देते हैं। तो अभी रेट आएगा, बताते हैं रेट क्या होता है। तो पहले देखो, हमें दो चीजें मिली, एक सर्वाइवल फंक्शन मिला और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, चलो मिला, ठीक है। आप लोग फेल्योर बोल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, ठीक है। या इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, मरने की प्रोबेबिलिटी। और ये हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग या सर्वाइविंग, जीने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ। देखो आपके ना क्वेश्चन में घुमा घुमा के वर्ड दे देंगे, तो आप क्या करोगे, उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग, ठीक है। अब देखो, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक इसमें, चूंकि जो हमारा हजार्ड फंक्शन होता है वो रेट होता है, तो सबसे पहले आपको रेट बता देते हैं क्या होता है, रेट एंड रेशियो, ताकि बाद में आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। देखो बेटा, जो रेट होता है
रेट में दो चीजें होंगी, ऊपर एक न्यूमरेटर होगा, नीचे डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। ऊपर हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर, और नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर। ये जो न्यूमरेटर होगा बेटा, ये होगा किसी क्वांटिटी में चेंज होगा, और डिनोमिनेटर जो होगा ये भी किसी क्वांटिटी में चेंज होगा, ठीक है। इतना पहले समझ रहे हो आप लोग। रेट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, ठीक, इतना सबको पता है। और न्यूमरेटर में भी चेंज होगा और डिनोमिनेटर में भी चेंज होगा, ये भी पता है ना। बताइए। यस सर। इतना अगर समझ में आ गया तो अब इसमें और समझो आगे। रेट में क्या होता है बेटा, जो न्यूमरेटर वाला जो होता है ना वैल्यू, वो वैल्यू और इन दो वैल्यू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर जो वैल्यू रहेगी, और जो इनका और इन दोनों के बीच में आप आपस में कंपेयर नहीं कर पाओगे। ये वैल्यू अलग, इसकी यूनिट अलग होगी, इसकी यूनिट अलग होगी, और इसकी यूनिट अलग होगी। समझ पा रहे हो। इतना समझे पहले। इसकी यूनिट अलग, इसकी यूनिट अलग होती है, ठीक है बेटा। तो Yes. इसीलिए रेट का हमेशा क्या मिलता है हमको, यूनिट मिलता है, ठीक है। तो देखो क्या है, अगर जैसे हम आपको एक सिंपल एग्जांपल से बता दें, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू, जो आपका स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बताइए। डिस्टेंस s अपॉन टी, आपने ये पढ़ा होगा ना। जैसे Yes. कोई आदमी है चला, है ना, तो मान लो हमको क्या चाहिए, रेट चाहिए। वो कहीं जा रहा है, मान लो ये आपका पूरा डिस्टेंस कितना है, 0 से s है ना। 0 से s, इस डिस्टेंस का जो दूरी है वो s है, और टाइम कितना लिया आपका, 0 से t, है ना बेटा। तो डिस्टेंस और टाइम क्या एक बात बताना, क्या दोनों एक ही चीज है, एक ही क्वांटिटी है, दोनों तो अलग अलग है। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड, है ना। तो स्पीड यहाँ पे जो होता है बेटा, स्पीड को हम लोग कहते हैं रेट, ठीक है। रेट यहाँ पे क्या बताएगा, स्पीड का रेट हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर में स्पीड। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, s माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0। देखो ये चेंज भी हो गया, है ना। बताओ चेंज हुआ कि नहीं, 0 से क्या हो गया, s, 10 के बीच में डिफरेंस निकाल लो कि चेंज मिल जाएगा। इतना क्लियर है। फिर ये नीचे देखो टाइम में चेंज, है ना। बताओ। तो ये s अपॉन टी हमारा क्या गया, जो है ये जो क्वांटिटी होती है ये हुआ रेट, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड हमारा क्या चीज है, स्पीड हम क्या, स्पीड को क्या कहते हैं, रेट। स्पीड हमारा रेट है ना। और Yes, sir. इसकी स्पीड की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर Meter per सेकंड। second. समझ पाए आप लोग ये रेट, थोड़ा सा बताइए। Yes, sir. थोड़ा सा आप लोग रिस्पांस दिया कीजिए, है ना। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग बिल्कुल जो है मौजूद हैं यहीं पे। पढ़ते पढ़ते दिमाग हम लोगों का इधर से उधर हो जाता है, ध्यान भटक जाता है ना। अब जैसे इसी में आपके फंक्शन में, अब आप लोगों ने डेमोग्राफी पढ़ी है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है आप लोगों ने। Yes, sir. हाँ सर, ग्रेजुएशन में। हाँ, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में खूब रेट निकाला होगा। जैसे सीडीआर अगर निकालना है, क्रूड डेथ रेट आप लोग निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ एक पर्टिकुलर टाइम से लेके इस पर्टिकुलर टाइम तक, एक कोई पीरियड ले लेते हैं, है ना। जैसे कोई पीरियड ले लिया, जैसे मान ले टी टाइम का पीरियड ले लिया, और उस टाइम का एवरेज पॉपुलेशन निकाल लेते हैं, है ना। और इनटू से यहाँ पे मल्टीप्लायर लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए 1000 का लगा दिया। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ देश और पॉपुलेशन ये दोनों अलग अलग चीज है या सेम चीज है, बताइए।
पॉपुलेशन अलग चीज है, डेथ अलग चीज है ना? यस सर, बताइए, दोनों अलग अलग हैं। यस ये सर। दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, इसीलिए इसको बेटा हम क्या कहते हैं, क्रूड डेथ रेट बोलते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रूड डेथ रेट। इतना क्लियर हो तो हम आगे चले। यस सर। अब देखो, आपको हम दूसरी चीज पढ़ा रहे हैं, रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो में बेटा, जैसे अगर हम रेशियो निकालना चाहे, रेशियो में भी न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, है ना? तो रेशियो में एक बात समझ लो, जो इसकी वैल्यू आएगी वो एक कोफिशिएंट के फॉर्म में आएगी। रेशियो में जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, दोनों सेम क्वांटिटी होती है। रेशियो हम इस्तेमाल ही करते हैं किसके पर्पज से? कंपैरिजन के पर्पज से। जब हम कंपैरिजन करेंगे बेटा, तो क्या करेंगे, हमें दोनों क्वांटिटी को सेम लेना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर होगा, है कि नहीं? कंपैरिजन हम दो दो सेम क्वांटिटी के, जैसे मान लीजिए आपको कंपेयर करना है, दो स्पीड दी है V1 और V2, है ना? तो इनके बीच में कंपेयर करना जब होगा तो आप क्या करोगे, रेशियो ही तो निकालोगे, V1 अपॉन V2। इससे पता चलेगा कि उसकी स्पीड ज्यादा है या उसकी स्पीड ज्यादा है ना बच्चों? बताइए, मान लो, यस सर। मान लो इसकी स्पीड है 4, इसकी स्पीड है 2, और 2 जो वैल्यू आई है, बताओ ये जो 2 आई है, ये बताओ कांस्टेंट होगी कि नहीं, नंबर होगा कि नहीं? एक ये रेशियो क्या देता है, हमेशा नंबर, इसकी यूनिट नहीं होती। और ये हमको क्या बता रहा है यहाँ पे, जो हमारा V1 है V2 से, जो जैसे मान लो अगर हम इसमें बता दें कि एक बाइक है, बाइक 1 और बाइक 2, तो बाइक टू की स्पीड बाइक 1 से कितनी कम है, दुगनी कम है कि नहीं? इस क्वांटिटी से हमको ये मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है कि नहीं? आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में इफिशियंसी पढ़ा है बच्चों? यस सर। इफिशियंसी में क्या करते हैं हम लोग? वेरिएंस को कंपैरिजन करते हैं। हाँ, वेरिएंस 1 अपॉन वेरिएंस 2 कंपेयर करते हैं। तो बताओ, ये भी वेरिएंस है, ये भी करते हैं, तो इफिशियंसी क्या है हमारा, रेट है या रेशियो? रेशियो। रेशियो। तो इतना समझ में आया बच्चों? बताइए, आगे चले फिर। रेट और रेशियो में आप कंफ्यूजन यस नहीं सर। रहेगा ना मेरे हिसाब से? हम्म, बताइए। यस सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अब देखो, रेट आपका जो हजार्ड फंक्शन है बेटा, वो डिफाइन कैसे होता है, ये समझो। हजार्ड फंक्शन होता है, आप एक, जैसे देखो मैं ये जो क्वांटिटी लिख रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से देखना, टी टी लेस देन टी ग्रेटर देन टी प्लस डेल्टा टी, थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, एच टी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कैपिटल टी प्लस डी टी, डेल्टा टी लिख देते हैं, है ना? अभी डेल्टा टी रहने देते हैं, डेल्टा टी गिवन टी ग्रेटर देन टी, है ना, अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। एक बात बताइए आप लोग बच्चों, ये क्वांटिटी दोनों सेम है? देखो, ऊपर भी चेंज है, नीचे भी चेंज है, दिख रहा है आपको? ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, जो टाइम है वो किसके किसके बीच में है,
टी और टी प्लस डेल्टा टी के बीच में, है ना। जैसे एक आपको टाइम इंटरवल दिया, मान लो, और ये आपको टाइम इंटरवल दिया, इसको टी मान लो, इसको टी प्लस डेल्टा टी, है ना। अब इसी के बीच में ये मैंने सही नहीं लिखा है, ये वाली, यहां पे इसको लिखो कैपिटल टी ग्रेटर देन टी। देखो इसका मतलब ये हुआ बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज ग्रेटर देन इज लेस देन टी प्लस डेल्टा टी गिवन टी इज ग्रेटर देन टी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये आपका बता रहा है कि जो सर्वाइवल टाइम की जो प्रोबेबिलिटी है वो टी से, यहां देखो आगे बढ़ रहा है ना, बताओ टी से क्या बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हमको प्रोबेबिलिटी किसकी दे रही है, सर्वाइवल की दे रही है। बेटा जी बताइए। यस सर। और इसमें कंडीशन ये भी है कि जो आपका जो भी मशीन हो, चाहे ह्यूमंस हो, मशीन हो या ह्यूमन हो, ये ऑलरेडी इस टी को क्रॉस कर चुका हो, ये कंडीशन में दिया गया, ये कंडीशन में हो ऑलरेडी। ये हमको पता होना चाहिए कि जो भी मतलब जिसका भी सर्वाइवल हम निकाल रहे हैं वो इस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट को क्रॉस कर चुका हो, ठीक है ना। जब क्रॉस करेगा, ये क्रॉस कर चुका हो तभी तो ये प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा इसको आप लोग 1 अपॉन, यहां पे देखो, यहां पे आप ये चेंज कैसे आया, डेल्टा टी, आप टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी करोगे तो आपका क्या आएगा, डेल्टा टी ही तो आएगा, बताइए, है ना। टी यस। इस टी प्लस डेल्टा टी गिवन टी कैपिटल टी प्लस डेल्टा टी गिवन टी ग्रेटर देन टी। अच्छा अब बेटा एक बात बताइए, आप लोगों ने उसकी कंडीशनल जो है पीडीएफ आप लोगों ने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है आप लोगों ने कभी, बताइए। यस सर। तो यहां पे बताइए आपका एच टी इज इक्वल टू एच टी, यहां पे देखो ये आपका ना लिमिट होता है यहाँ पे, अभी चलो कर देंगे, चलो अच्छा यहाँ पे लिमिट कर दो, डेल्टा टी टेंड टू जीरो, ठीक है, डेल्टा टी टेंड टू जीरो, मतलब हमको बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए ये वाली क्वांटिटी चाहिए। तो इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, कैसे निकलती है ये, हाँ सर, टी कैसे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन टी बी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम पीडीएफ सीडीएफ के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एफ टी, बेटा बताओ, एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस हाँ माइनस कैपिटल एफ एफ टी टी स्मॉल अपॉन, ये नीचे वाली क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एफ 1 टी माइनस एफ टी, कैपिटल। क्लियर है, इतना क्लियर है बेटा, आप लोग बताओ। यस सर। यस सर। यहाँ पे लिमिट रहती है, ठीक है, डेल्टा टी टेंड टू जीरो, है ना। इतना अगर क्लियर हो गया तो हजार्ड फंक्शन भी क्लियर हो गया। अब देखो इस क्वांटिटी को अंदर इधर लेके आते हैं, क्योंकि डेल्टा टी उसमें है नहीं, एकदम आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो यही फार्मूला स्टार्टिंग में आप लोग यूज किए होंगे मैथमेटिक्स में, अगर याद होगा तो, डेल्टा टी टेंड टू जीरो एफ टी डेल्टा टी माइनस एफ टी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा एक बात बताओ, सब लोगों को पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू, ये क्या वैल्यू देगा हमको, एफ डैश आई थी। हाँ ये देगा
ये क्या देगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है एफ का, है ना। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, यस, बताइए। स्मॉल एफ ऑफ टी आएगा वो। हाँ, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस एफ टी, इसको आप लिख सकते हो डी एफ टी अपॉन डी टी, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो ना। तो अब बाद में आपको पता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ टी, पीडीएफ ऑफ कैपिटल एफ टी। तो आपका हजार्ड फंक्शन का बेटा जी फार्मूला डेराइव हो गया ना, क्या हो गया, एफ टी, और इसको हम क्या बोलते हैं, एस टी, अभी हमने बताया। यस, तो एफ टी अपॉन एस टी, ये फार्मूला डेराइव हो गया, क्लियर हो गया, ये बताइए, ये क्लियर हो यस, गया। यस, अब जब बेटा एच टी मिल गया आपको, एच टी मिल गया, हजार्ड रेट मिल गया अब आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, हजार्ड रेट का आप क्यूमुलेटिव हजार्ड निकाल लो। तो ये कैसे निकलेगा, 0 कैपिटल टी एच टी, आपका जो टाइम जो भी रेंज दिया रहेगा इंटीग्रेट कर दो तो आपको कैपिटल एच टी मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे फार्मूले आपको याद रहने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव हजार्ड हो गया, ठीक है। अब देखो इनके बीच में आपस में रिलेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। अब बेटा देखो एफ टी डी एफ टी, पहले ये हजार्ड फंक्शन वाला फार्मूला लिखते हैं। एच टी हमने क्या लिया, क्या फाइंड आउट किया बेटा, 1 अपॉन 1 माइनस एफ टी डी एफ टी अपॉन डी टी, यही फाइंड आउट किया, बताइए, है ना। तो अब आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह लिखो। आप इसको क्या लिख सकते हो, डी एफ टी 1 अपॉन 1 माइनस एफ टी लिख सकते हैं, और एच टी डी टी लिख सकते हैं सभी लोग, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, है ना। अब फिर दोनों तरफ क्या करो बेटा, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बताइए जरा आप लोग, माइनस लॉग 1 माइनस एफ टी हो जाएगा ये, बताइए, और ये क्या हो जाएगा, एच टी। तो अब बेटा अब ये लॉग 1 माइनस एफ टी, ये माइनस इधर कर दो इसको, है ना। फिर आप कैसे लिखोगे, एफ टी इज इक्वल टू, ये आपका एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा, है ना। और फिर आप एफ टी कैसे लिख पाओगे, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच टी, एक फार्मूला ये मिल गया, है कि नहीं, बताइए। हमने क्या ये किसके बीच में रिलेशन निकाला, केवल ये रिलेशन किसके बीच में है, ये जो रिलेशन है बेटा किसके बीच में है, सीडीएफ जो हमारा है और जो हजार्ड क्यूमुलेटिव हजार्ड है ना, उसके बीच में। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस ई पावर इंटीग्रेशन हजार्ड फंक्शन, है ना। बताओ, यहां पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब आप क्या करो, सर्वाइवल और इसके बीच निकालना है, सर्वाइवल और इसके बीच निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस दोनों में माइनस को, इसको इधर लेके चले आओ, 1 माइनस एफ टी इज इक्वल टू दिस, आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। इसी को क्या रख दो, एस टी इज इक्वल टू दिस, रिलेशन बना आपका। हमने क्या निकाल दिया बेटा, जो हजार्ड क्यूमुलेटिव हजार्ड है, हमने एक बार इसको एफ टी में बता दिया और एक बार एस टी के साथ इसका रिलेशन निकाल लिया, ठीक। और हमारा ऑलरेडी
हजार्ड जो फंक्शन है वो ऑलरेडी पीडीएफ पे और सर्वाइवल टाइम पे डिपेंड तो कर ही रहा है। ठीक है, ये सारे इक्वेशन समझ में आ गए हो तो आगे चलें, बताइए समझ में आ गया? हाँ सर। अब देखो, अब हम पर्टिकुलर अब हमको सारी चीजें पता चल गई। ठीक है, हमको क्या क्या पता चल गया? एफटी है, कैपिटल एफटी है ना, एसटी है, हजार्ड फंक्शन, और इसका क्यूमुलेटिव हजार्ड, ये पांचों क्वांटिटी हमको पता चल गई। अब मान लो कि हमारा कोई रैंडम वेरिएबल है बेटा, वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल थीटा, जिसका पीडीएफ हम लोग कैसे लिखते हैं? एफ टी इज इक्वल टू थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल जो होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा एक लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के मैं आपको नाम बता देता हूं। एक्सपोनेंशियल एक हो गया, आप लोगों ने एक सुना होगा वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन, सुना है आप लोगों ने? हाँ सर। अल्फा थीटा, और वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और मॉडिफाइड वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और आप लोगों ने ये भी सुना होगा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सुना है? हाँ सर। लॉग नॉर्मल हो गया, और आप लोग बताइए कोई। इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछता है क्या सर? पॉइजन इज नॉट लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन हमारा डिस्क्रीट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। here नॉर्मल सर here we will discuss only time. Time is a continuous variable, but Poisson distribution is discrete ना। बट सर मैंने कुछ बुक्स में देखा था कि मतलब लाइफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए कुछ कुछ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज करते हैं। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन इसका नहीं यूज करते, उसमें हम एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं। आप लोगों ने पॉइजन प्रोसेस पढ़ा होगा, जब उसमें हम लाइफ टाइम की जब बात आती है तो हम एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल करते हैं। देखो, पॉइजन जो हमारा होता है बेटा, इसका जो पीडीएफ होता है लेमडा पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, यही होता है ना, बताइए? हाँ सर, यस। डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये बेटा ना, जो यहाँ पे एक्स होता है वो हमारा एक डिस्क्रीट वेरिएबल है ना, ये पूरे टाइम को कवर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि टाइम हमारा कैसा वेरिएबल होता है? कंटिन्यूअस, है कि नहीं? टाइम हमारा कंटिन्यूअस होता है और ये डिस्क्रीट होता है, जैसे पॉइंट 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 ऐसे। तो ये जो बीच वाला गैप है, इसको तो ये बता ही नहीं पाएगा, तो कहां से ये लाइफ टाइम बनेगा? बताओ, बन पाएगा? कंसेप्ट पे चलते हैं ना हम, याद करने से कोई मतलब नहीं है, याद करके हम कुछ नहीं बना लेंगे, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना बच्चों? यस सर। पॉइजन प्रोसेस में आप जब भी आपका लाइफ टाइम वर्ड कहीं पे आएगा ना बेटा, जरूर आपका एक्सपोनेंशियल आ जाएगा या उसी से रिलेटेड कोई अदर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने उसमें पढ़ा है क्या, स्टोकैस्टिक प्रोसेस में? हाँ सर। स्टोकैस्टिक प्रोसेस में बेटा ना, पॉइजन प्रोसेस तो होता है, लेकिन वो काउंटेबल नंबर के लिए होता है, जैसे कस्टमर है ना, कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कितने कस्टमर आए, तो ये नंबर ऑफ कस्टमर हमारा कैसा वेरिएबल है? डिस्क्रीट ना, बताइए। सर लाइफ टाइम ऑफ बल्ब के लिए भी मैंने एक दो प्रॉब्लम्स देखे थे सर। अच्छा, बल्ब के लिए जो मॉडल होता है बेटा वो, अच्छा आपने पॉइजन अकेले केवल पॉइजन नहीं पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, उसमें कुछ और जरूर ऐड हुआ होगा, है ना? आप हमें बताना, ठीक है, आप हमें बताना कोई ऐसा हाँ सर। डिस्ट्रीब्यूशन,
कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो केवल ऐसा कोई वेरिएबल बताना, लाइफ टाइम का कोई ऐसा बताना जो जिसका जो लाइफ टाइम फॉलो कर रहा है वो एग्जैक्टली पॉइजन फॉलो कर रहा है। पॉइजन से मिक्सचर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर आप कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप मिक्सचर करोगे वो लाइफ टाइम बन सकता है, ठीक है। पॉइजन के साथ ही मिक्सचर करोगे तो लाइफ टाइम बनेगा, लेकिन इंडिविजुअल केवल पॉइजन नहीं बनेगा। ये मेरे हिसाब से, अगर आपको कहीं दिखे तो आप हमें बताना, ठीक। हाँ सर। हाँ आप मतलब सर देखो, ऐसे होता है कि लाइफ टाइम बल्ब वाला एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है, देन यूजिंग पॉइजन अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करना होता है। ओ अप्रोक्सीमेशन, हाँ तो अप्रोक्सीमेशन लोगे तो उसमें जो डिफरेंस वाला पार्ट होता है उसको या जो नंबर होता है उसको इनफाइनाइट कर दो, जो वो होता है उसको 0 कर दो। मतलब अप्रोक्सीमेशन सर वही जब एन एन टेंस करे इन्फिनाइट पे तो वो इसमें आ जाएगा। बेटा अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। या डिस्क्रीट। और बायनोमियल हमारा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, है ना। तो बायनोमियल में जब हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या करते हैं, एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट कराते हैं, तो ये अपने आप, ये तो हमारा लिमिट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम ही इसे बता देता है कि ये अपने आप क्या बन जाता है, कंटिन्यूअस, है ना। इसी तरीके से जो आपका पॉइजन है बेटा, उसमें भी आप जब एन क्या करोगे, इनफाइनाइट लेके जाओगे तो वो भी आपका क्या फॉलो करने लगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्टिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल टर्म आता है कि नहीं, बताओ। हाँ नॉर्मल सर वाले आता है। एक्सपोनेंशियल टर्म आता है ना। तो जिसमें जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आता है बेटा, उसको हम लोग एक, उसका एक क्लास है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्लास है, ठीक है। उस डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्लास है, उसमें जो फॉलो करता है, देखो एक्सपोनेंशियल फैमिली। एक्सपोनेंशियल फैमिली जो होता है, और एक्सपोनेंशियल फैमिली एक ऐसी फैमिली है, उसमें जब आप सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालते हो तो वो कंप्लीट भी होता है, ठीक है। नेमन हाँ फैक्टराइजेशन से निकालोगे तो वो कंप्लीट भी होता है, आपको कंप्लीटनेस चेक करने की जरूरत नहीं है। बस केवल आप कह दो कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन बिलोंग टू एक्सपोनेंशियल, दैट इज व्हाई दिस इज कंप्लीट आल्सो, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया होगा। तो ये तो अप्रोक्सीमेशन हो गया, अभी अप्रोक्सीमेशन तो हम पढ़ नहीं रहे, है ना। तो हमारा बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो थीटा टी, यहाँ पर टी का जो रेंज होता है वो ग्रेटर देन 0। लाइफ टाइम हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा ना, बताइए। टी का जो रेंज होगा सर ये बेटा, इनिशियल से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? टी का रेंज 0 से स्टार्ट क्यों नहीं अरे हो रहा है? इक्वल टू 0 यार, इक्वल वही इक्वल टू 0 ले लो, आप सही है ना। हाँ सर। हाँ, तो लाइफ टाइम जो हमारा होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही तो होगा, है ना। अब यस। यहाँ पे हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, हजार्ड रेट निकालना। तो हजार्ड रेट कैसे निकलेगा एफ इसका? ऑफ टी अपॉन एस ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या होता है इसका, यहाँ पे 0 से टी एफ टी, है ना, स्मॉल एफ टी डी टी, इसको निकालेंगे तो ये क्या देगा हमको, थीटा 0 टी ई पावर माइनस टी थीटा डी टी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी थीटा ये माइनस थीटा 0 टी, तो ये थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 0 इधर वाला है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस थीटा टी। तो आपको क्या मिला बेटा, एफ टी आपको क्या मिला, 1 माइनस ये मिला, बताइए। इतना क्लियर है आप लोग? बट सर हजार्ड फंक्शन में स्मॉल एफ ऑफ टी अपॉन एस ऑफ टी है ना। हाँ तो अभी हम निकाल रहे हैं ना,
तो डायरेक्टली एस ऑफ टी सॉल्व करना ना सर। हाँ, तो यहाँ पे जो है एस ऑफ टी निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस, नहीं एक थोड़ा सा उससे चले प्रोसीजर से, बाद में जब हम लोग बिल्कुल सब जानने लगेंगे तो डायरेक्ट पुट कर दिया जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा सर्वाइवल फंक्शन क्या आ गया, ई पावर माइनस थीटा टी, है ना। तो एच टी हमारा क्या हो गया बेटा, एफ टी अपॉन एस टी। ये क्या है, थीटा टी अपॉन, इसकी वैल्यू हम क्या निकाले, थीटा टी। ये कैंसिल होके बताओ ये क्या मिल गया, थीटा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एच टी हमारा क्या आ गया बेटा, थीटा आ गया सर। एच टी हमारा जो थीटा आया, ये थीटा जो आया है बेटा, ये थीटा बताओ क्या है, कांस्टेंट होता है ना ये। यस। इसका जब ग्राफ बनाओगे, जब ग्राफ बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे अगर एच टी है, मान लो यहां तक इसकी वैल्यू थीटा है, तो ग्राफ बनाओगे जब 0 से, मान लो अगर आपको टी बनाना है, तो ग्राफ बनाओगे क्या मिलेगा, सीधा लाइन। ये पूरा स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मिलेगी कि नहीं। यस, कांस्टेंट आएगा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हजार्ड होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब जो बाथ टब वाला जो हमारा ग्राफ था, कौन सा वाला पार्ट ले लिया हमको, ये वाला। क्लियर है, बताओ। हाँ सर। अगर ये ले लेता या ये ले लेता तो हम कहते कि हाँ ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियल का जब हजार्ड आ गया कांस्टेंट, मतलब ये ले लिया, ये वाला पार्ट लिया, इसलिए क्या है, ये कांस्टेंट है ना। अब देखो, आप कोई अदर डिस्ट्रीब्यूशन लो, मान लो टी फॉलो वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन। वीबुल का फार्मूला अल्फा, चलो अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखते हैं। इसका इसका जो डायरेक्ट सीडीएफ लिखते हैं, ठीक है। चलो अच्छा पहले पीडीएफ लिख देते हैं। इसका पीडीएफ याद है आप लोगों को, वेबुल का, बताइए, किसी को याद है? भूल गए सर। कोई बात नहीं। सर लिखिए 3 थीटा एक्स स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे क्या लिखे हैं, 3 थीटा एक्स स्क्वायर। 3। सर यही मुझे पता है। अरे नहीं जी, अच्छा चलो पहले इसका हम इसका सीडीएफ लिख देते हैं। 1 माइनस, सर यही ना होता है सर, y इक्वल टू, अगर हम एक्स क्यूब ले जो कि एक्सपोनेंशियल थीटा को फॉलो करता है, तो जो एक्स क्यूब होता है वही वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। ये है, ये सीडीएफ देख रहे हो। हाँ तो हाँ सर। इसको कैसे लिख सकते हो, अल्फा बीटा टी बीटा -1, ठीक है, एक्सपोनेंशियल अल्फा टी पावर बीटा, रेंज टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इज द वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन। सही है ये। बच्चों ये सीडीएफ है, सर ई का पीडीएफ पावर यही है। माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखे हैं। नहीं जी, टी पावर बीटा है ये। रुक जाओ, अच्छा ओके। ओफो, रुको फिर से लिख देते हैं, अल्फा टी पावर बीटा, टी पावर बीटा, ठीक है, सही है, यही आएगा ना। हाँ सर। अब इसका हजार्ड निकालो। ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा टी बीटा -1 अल्फा टी पावर बीटा अपॉन, इसका होगा सर्वाइवल, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ई पावर अल्फा टी पावर बीटा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा बीटा टी पावर बीटा -1। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे बेटा देखो,
एच टी प्रोपोर्शनल है ना टी के, टी पावर बीटा माइनस 1 के प्रोपोर्शन में है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा जो ग्राफ होगा, टी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या होगा, हमारा हजार्ड भी बढ़ेगा, है कि नहीं, बताइए। लेकिन एक कंडीशन इसमें देना पड़ेगा, जो हमारा पैरामीटर बीटा है, कंडीशन देना पड़ेगा कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, बताइए। ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन देना पड़ेगा, ठीक। तो जब आप जैसे ही ये कंडीशन दे देंगे तो आपका जो बेटा ग्राफ बनेगा यहाँ पे एच टी का कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, बहुत सही। देखो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हजार्ड आता है ना, वो टी पे डिपेंड करता है। अगर आप ये कंडीशन दोगे तो इसका ग्राफ बन जाएगा इंक्रीजिंग। और इसी में बेटा अगर बीटा अगर आपने 1 से छोटा ले लिया तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा फिर, अगर हमने बीटा डिक्रीजिंग। ये बन जाएगा डिक्रीजिंग, है ना, बताओ। यस सर, बाय डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं ना सर, कि हजार्ड फंक्शन अगर डेरिवेटिव लेते लेस देन 0 आता है या फिर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। हाँ तो वो तो लेंदी प्रोसेस है, हम लोग तो ग्राफ के बारे में जानते ही हैं, है ना। तो डिफरेंशिएशन से भी आप पता लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें तो पता ही है फंक्शन इसका ग्राफ कैसे बनता है। और इसमें देखो अगर आप बीटा इक्वल टू 1 ले लोगे बेटा तो क्या आएगा, एच टी हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा, है ना। मतलब अल्फा बीटा क्या, केवल अल्फा, है कि नहीं, बताइए। और ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट, है कि नहीं। और ग्राफ कैसा बनेगा इसका, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, वेरिएबल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका हजार्ड फंक्शन आपका तीनों ग्राफ दे रहा है, डिक्रीजिंग वाला भी दे रहा है, कांस्टेंट भी दे रहा है और इंक्रीजिंग भी दे रहा है। इंक्रीजिंग कब होगा बेटा, जब बीटा ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, ग्रेटर देन 1 होगा। और ये स्ट्रेट लाइन कब होगा बेटा, जब बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। और जब बीटा लेस देन 1 होगा तब ये वाला ग्राफ देगा। बताइए, ये क्लियर हुआ कंसेप्ट सभी को, हाँ मजा आया मजा आया। हाँ सर, समझ आया अच्छे से समझ आया ना सर। लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। भाई, यही कंसेप्ट है, इसी से रिलेटेड अब आप लोगों को पढ़ाएंगे हम, है ना। अभी इसमें है ना, जैसे इसमें सेंसरिंग है, इसमें टाइप सर आपकी टाइप वॉइस नहीं आ रही। आवाज आ रही है, टाइप सेकंड सेंसरिंग पढ़ा है आप लोगों ने ये सब, टाइप फर्स्ट सेंसरिंग, टाइप सेकंड सेंसरिंग। और फिर आप लोगों को इसमें हमें पढ़ाना है थोड़ा सा प्रोग्रेसिव सेंसरिंग। प्रोग्रेसिव सेंसरिंग आप लोग पता नहीं पढ़ेंगे नहीं, चलो हम पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं सेंसरिंग का। देखो, जब कोई कंपनी होती है, अगर उनको अपने प्रोडक्ट का रिलायबिलिटी चेक करना है तो क्या करते हैं कि जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, अपना प्रोडक्शन किया है, उसमें से कुछ क्वांटिटी लेते हैं, कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटी, और उनका चेक करते हैं कि चालू करके चेक करते हैं कि देखो ये कहां से कहां तक चल, जैसे बल्ब ही हो गया तो वो सारे बल्ब को तो एक्सपेरिमेंट में नहीं डालेगा, है ना, बताओ। सारे बल्ब को एक्सपेरिमेंट में नहीं डालेगा, वो क्या करेगा, रोकेगा, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे रोकेगा। सारे बल्ब को बारी बारी से जब चेक करेगा तो उसके सारे बल्ब ही खराब हो जाएंगे, है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, रोकेगा। जब वो नंबर ऑफ जो आइटम्स है, जब उस पर रुकावट डालता है
तो उसको क्या बोलते हैं, टाइप सेकंड सेंसरिंग बोलते हैं। मतलब सेंसर कर दिया, रोक दिया। सेंसर का मतलब क्या होता है, पिक्चरें मूवीज बनती हैं उसको सेंसर कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, रोक दिया जाता है, कह दिया जाता है ये इतना पोर्शन आपको नहीं डालना है पिक्चर में। तो उसको हम लोग मतलब अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि सेंसरिंग कर दिया, है ना। सुने है ना ये सब, बताइए। हाँ तो ऐसे ही प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे बेटा जी, उसमें हम सभी का रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कुछ सैंपल्स ले लेंगे, एक्सपेरिमेंट करते गए फिर हमने क्या करना है, या तो एक टाइम बाउंडेशन लगाएंगे या फिर हम लगाएंगे नंबर ऑफ फेल्योर्स लगाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फेल्योर्स, नंबर मतलब कितने आइटम फेल हुए, या तो उस पे लगा लो। जैसे मान लो एम आइटम्स के फेल्योर्स का ही हमें जानकारी चाहिए, और या फिर हमें टी टाइम तक हम देखेंगे कि कितने आइटम हमारे फेल हो रहे हैं। तो दो बाउंडेशन बन रहा है यहाँ पे, है ना। आपके कितने बाउंडेशन बन रहे हैं, एक तो आपके टी बाउंड कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एक्सपेरिमेंट को, और एक नंबर ऑफ आइटम्स। तो इन दोनों की वजह से सेंसरिंग दो टाइप की हो जाती है। जब टाइम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, टाइम की वजह से जब सेंसर होता है तो उसको हम बोलते हैं टाइप फर्स्ट सेंसरिंग, टाइप फर्स्ट। और जब नंबर ऑफ आइटम की वजह से जब सेंसर करेंगे हम लोग, तो उसको बोलते हैं टाइप सेकंड सेंसरिंग। अब इसमें बेटा ना हम एमएलई वगैरह निकालते हैं। एमएलई मैक्सिमम लाइक्लीहुड आप लोगों ने सुना होगा, एमएलई पढ़े होंगे स्टैट्स में। एमएलई में अगर हम सिंपल मतलब कहते हैं कि जैसे अगर हम बोले कि T1 T2 डॉट 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 TN एक हमारा रैंडम सैंपल है किसी पीडीएफ से, तो इसका लाइक्लीहुड डायरेक्ट हमारा मान लो कोई पैरामीटर है, इसका लाइक्लीहुड डायरेक्ट क्या बन जाता था, बताइए। यही लिखते हैं हम लोग, है ना, उनके सभी के पीडीएफ का मल्टीप्लिकेशन, यही हमारा लाइक्लीहुड बन जाता है इन Yes. इन नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन बेटा जब हम मान लो यही सैंपल है हमारे, लेकिन हमने बीच में क्या कर दिया, चाहे एम लगाया रेस्ट्रिक्शन या टाइम लगाया, तब हमारा लाइक्लीहुड अलग हो जाता है, ठीक है बेटा। फिर ये लाइक्लीहुड नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। वो क्या होता है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों, वो बच्चों। हाँ सर। चलो ठीक है, अब इसके बाद वाला हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, और फिर जब कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तब हम आपके एग्जाम्स में PYQs करा देंगे, ठीक है। सर अभी जैसे हमने h ऑफ t फाइंड किया कि स्मॉल f ऑफ t अपॉन s ऑफ t है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है सर? मतलब आफ्टर कैलकुलेशन जैसा बीटा इक्वल टू 1 आया है, बीटा इज ग्रेटर देन 1, बीटा इज लेस देन 1, तो इन सब का सेंस बर्थ रेट और फेलियर रेट में क्या आएगा? मतलब कनेक्शन क्या है सर? इसका मीनिंग बेटा ये है ना, जैसे ये टाइम है हमारा, ये हजार्ड फंक्शन है ना। इसका मीनिंग ये है, अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, कोई भी मशीन हो या कोई भी ह्यूमन हो, उसका सर्वाइवल का जो वो होता है ना, प्रोबेबिलिटी जो होती है, उसको हम लोग मेजर करते हैं हजार्ड फंक्शन से। अगर अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कुछ समय पहले ही, एक ह्यूमन पे ही ले लो, ये हमारा हमने ये मान लो ये ईयर्स में हम मेजर कर रहे हैं, 0 से 5 ईयर्स ये हो गया, 5 से 50 ईयर, और फिर इसके बाद। तो एक बात बताओ, हजार्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ह्यूमन के सर्वाइविंग नेचर घट रहा है, कुछ ऐसा कुछ। तो एक बात बताइए, जैसे अगर एक कोई बच्चा पैदा हुआ, तो उसका 0 से लेके 5 ईयर्स के बीच में हजार्ड रेट ज्यादा होगा या कम होगा? मतलब डिसीज होगा क्या सर वो? हाँ, डिजीज हो या कोई ऐसी चीज हो, अकरेंस ऑफ डिजीज या मरने की प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, हजार्ड में सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग और अकरेंस ऑफ मतलब अटैकिंग ऑफ वायरस, मतलब
कुछ भी, ये बच्चे स्टार्टिंग में क्या होते हैं, बहुत वल्नरेबल होते हैं, है ना। यस सर, तो हजार्ड रेट उनके ज्यादा ऊपर, होगा यहाँ पर। हाँ, तो उनके ऊपर अटैक, बीमारियों का, मरने की प्रोबेबिलिटी ओवरऑल ज्यादा होती है ना। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे बेटा उनका, हजार्ड का जब रेट निकालोगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा बच्चों में। रेट का फार्मूला आपको हमने बताया ना, रेट का फार्मूला क्या, डेथ अपॉन पॉपुलेशन। वाइटल में आपने ये पढ़ा ही होगा। तो वहां पे नंबर ऑफ डेथ्स आपको 0 से 5 ईयर्स में ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बताइए। बट सर एक एज पे जाने के बाद जैसे एज बढ़ती है, ओल्ड एज में जब जाते हैं हाँ, तब भी तो मतलब लेवल बढ़ जाता है ना, मतलब बता रहे 0 to देखो 5। देखो देखो, अब ये 0 to 5 ईयर्स में आपका हजार्ड फंक्शन अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होगा तो हजार्ड बहुत ज्यादा होगा, है ना। यस। फिर 5 साल की तरफ जब ये बच्चा धीरे धीरे 5 साल की तरफ जाएगा तो हजार्ड कम होता जाएगा, है ना, डिक्रीज करता जाएगा। इतना क्लियर है। यस। फिर उसके बाद जब बेटा बच्चा 5 साल का होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चे का जो इम्यूनिटी पावर होती है वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, मजबूत हो जाती है। तो उस पे वायरस का अटैक, बीमारियों का अटैक और मरने की प्रोबेबिलिटी की जो चांस, वो सब क्या हो जाते हैं, मतलब एक लगभग एक कांस्टेंट बन जाता है 5 साल से लेकर के 50 साल, 50 साल के बीच। तो उसमें जो ग्राफ बन जाता है वो बन जाता है हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और फिर ह्यूमन में हम देखते हैं कि 50 के बाद उनको फिर से बीमारियां अटैक करना शुरू कर देती है आफ्टर 50 ईयर्स, है ना। और फिर ढेर मतलब बीमारियां, वायरस अटैक करेगा, डिजीज होगा, मरने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे जैसे जैसे ये इधर जाएगा, जैसे से टाइम बीतता जाएगा बेटा, इसका हजार्ड क्या होगा, अब यहां से बढ़ना शुरू होगा। फिर यहां से ये कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग। समझ गए आप। हाँ सर, अभी क्लियर हो गया। हाँ, तो ये तो देखो आपका ग्राफ कैसा बन रहा है, बाथ टब टाइप बन रहा है ना ये। तो सर्वाइवल में ये बहुत, बाथ जो टब है हमारा, ये बहुत फेमस वर्ड है सर्वाइवल एनालिसिस में। और अगर आप ग्राफ अगर देखो, सर्वाइवल का ग्राफ अगर हमें बनाना है, सीडीएफ का ग्राफ बताओ कैसा बनता है। सीडीएफ का ग्राफ अगर हमें बनाना तो कैसा बनता है इसका ग्राफ। इधर यहाँ पे सीडीएफ है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग है, इसकी ग्राफ कैसे बनेगी बताइए दोस्तों। 0 से स्टार्ट होके इंक्रीजिंग पे जाएगा सर। तो ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। और अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग का चाहिए तब तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो 0 टाइम पे तो उसकी डिक्रीजिंग आएगा। प्रोबेबिलिटी, 0 टाइम पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी, है ना। तो ये यस। क्या करेगा, धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ गए, ये समझे आप लोग, इन दोनों हाँ ग्राफ सर। को समझ गए आप लोग। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग। देखो डाइंग हमेशा बढ़ेगा, सर्वाइवर हमेशा घटेगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों, ये जो ग्राफ था बाथ टब, ये क्या पोर्शन डिनोट करता है हमारा, ये ये जो इतना है ये क्या डिनोट कर रहा है बताइए, सर्वाइविंग नेचर है ना। यस। और ये वाला पोर्शन क्या है, डाइंग नेचर है, मतलब उसके प्रोबेबिलिटी, मरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है ना। बढ़ती जा रही है मतलब हजार्ड्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर इतना कंसेप्ट समझ में आ गया तो कल वाला जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो वो भी समझ में आ जाएगा, है ना। समझ गए, ये बस हाँ इतना सर। ग्राफ और उनके बीच में रिलेशन और ये सब समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट वाला भी समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो, सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या, मतलब जहाँ पर थ्योरी हो डिटेल में, मैं आपके पास मैं अगर ग्रुप में होगी तो। मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। मैं पूरा पूरा हाँ सर। उसका पीडीएफ ही सेंड कर देता हूँ हाँ सर्वाइवल, वही सर। यस सर। ठीक। ओके सर, थैंक यू सर।
समझ थैंक में यू आया सो ना? मच सर. यस सर. चलो, थैंक्स. गुड नाइट. गुड नाइट.